वालेकुम एस्पिरेंट्स। हम बात कर रहे थे साउथ चाइना सी की। कुछ हम थोड़ी सी देर बात करेंगे इसके अंदर जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं उनके ऊपर क्लेम्स की। इन्हीं आइलैंड्स में से एक जो है वो स्प्रेटले आइलैंड्स हैं। स्प्रेटले आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स शामिल हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट क्लस्टर्स। इस रीजन में ये सारे फिलिपाइन और मलेशिया और ब्रुनाई के बॉर्डर के पास हैं। इसमें से 1996 में चाइना आपको नजर आ रहा है कि बाज जो है वो इनमें से चाइना के पास हैं, बाज आपको फिलिपाइंस के पास नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये बाज जो आपको मलेशिया के पास नजर आ रहे हैं, बाज वियतनाम और बाज ताइवान के पास। अब आप देख सकते हैं कि ये किसी एक कंट्री के पास कोई सिस्टमैटिक अंदाज में कोई एक कंट्री इनके ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर रहा, रादर इसमें डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जगहों के ऊपर आइलैंड्स के ऊपर कब्जे हैं। तो स्प्रेटले आइलैंड्स जो हैं वो साउथ चाइना सी में बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन्हीं आइलैंड्स के आसपास और इन्हीं के अंडर जो है वो ऑयल रिजर्व्स के पाए जाने की उम्मीद है। मिस्चीफ रीफ है, चाइनीज नेवल बेस है। इसका आप जरा स्टेटस देखें, 1990s में ये ऐसे था और 2010 में चाइनीज ने यहां पर डेवलपमेंट्स कर ली, यहां पर बाकायदा से बिल्डिंग्स बना ली। तो चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में सी रेक्लेमेशन कर रहा है। सी रेक्लेमेशन ये होता है कि आप समुद्र के अंदर जो है वो सैंड को डाल डाल के सैंड के आइलैंड्स बना दें। समुद्र के अंदर आप सैंड को या रेत को डंप करते हैं और डंप करके आप एक आर्टिफिशियल आइलैंड खड़े कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्डिंग जो है साउथ चाइना सी में वो चाइना कर रहा है। 2000 से ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना साउथ चाइना सी में बना चुका है। इन्हीं आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बनाने के ऊपर यूएसए को सबसे ज्यादा कंसर्न्स हैं। फिर ईस्ट चाइना सी में चाइना के दरमियान और जापान के दरमियान और ईस्ट चाइना सी में ही साउथ कोरिया के दरमियान और जापान के दरमियान भी बहुत सारे आपस में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं डिफरेंट आइलैंड्स को लेके और डिफरेंट इंटरेस्ट को लेके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के इंटरेस्ट। लेकिन ये जो है मैटर, ये जो सी रेक्लेमेशन और आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्डिंग का है, ये साउथ चाइना सी में ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें नजर आता है। अगर मैं ये बात कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि दुनिया में जितने तमाम भी ओशंस हैं उनमें से किसी एक भी ओशन के ऊपर या सी के ऊपर इतने ज्यादा कॉम्पिटिंग क्लेम्स नहीं हैं जितने के साउथ चाइना सी के ऊपर हैं। फिलिपाइन का क्लेम जो है वो सेकंड थॉमस शुआल के ऊपर है। यहाँ पे आप उसकी एक पिक्चर देख सकते हैं। तो यानी कि सिंपल अंदाज में मैं कहूँ तो मुख्तलिफ कंट्रीज मुख्तलिफ शुआल्स के ऊपर या मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर या मुख्तलिफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर साउथ चाइना सी में कंपेटिंग क्लेम्स हैं हर कंट्री के। पैरासल आइलैंड का डिस्प्यूट है और चाइनीज ऑयल रिग। अब चाइनीज ने पैरासल आइलैंड्स के पास जो है यहाँ पे पैरासल आइलैंड्स में इन्होंने अपना ऑयल रिग की साइट बनाई हुई है। पैरासल आइलैंड आपको नजर आ रहा है कि ये पैरासल आइलैंड्स की जो है वो लोकेशन है और इसमें जो है वो यहाँ पे साउथ में स्प्रेटले आइलैंड्स की लोकेशन है। 9 डैश लाइन के अंडर आपको टेरिटोरियल क्लेम्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के नजर आ रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर वियतनाम। तो बुनियादी तौर पे पैरासल आइलैंड्स हों या स्प्रेटले आइलैंड्स हों, ये साउथ चाइना सी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स, चाइनीज ने रेडार लगाए हुए हैं और उन रेडार्स का जो है वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं वो क्या क्या है। अब यहाँ पे चाइनीज एक्सपेंडेड एयर आइडेंटिफिकेशन जोन है, इसके थ्रू साउथ चाइना सी के अंदर ये जो टेरिटरी है इसको सारे के सारे को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जापान का जो है वो एयर आइडेंटिफिकेशन जोन आपको नजर आ रहा है, ताइवान का आपको एयर आइडेंटिफिकेशन जोन अलग से नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो, उसमें इन कंट्रीज के दरमियान एयर आइडेंटिफिकेशन जोन्स इन्होंने बनाए हुए हैं और सिक्योरिटी के लिए ये एक बुनियादी तौर पे इन कंट्रीज के दरमियान मसाइल यही हैं कि साउथ चाइना सी अगर इंटरनेशनल वाटर्स हैं जो कि साउथ चाइना सी है और यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यही कहता है कि साउथ चाइना सी जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर्स हैं। 200 नॉटिकल माइल्स की हद से आगे समुद्र का जो एरिया है वो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है। तो इंटरनेशनल वाटर्स में से नेविगेशन के राइट्स फ्री होते हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में से ही जो ओवरफ्लाइट के राइट्स हैं, आपके समुद्र के ऊपर से जो है अगर कोई जहाज वगैरह गुजरता है तो उसको आप रोक नहीं सकते।
और ये जो ओवरफ्लाइट और नेविगेशन का जो राइट होता है ये 12 नॉटिकल माइल्स की हदूद जहां पे टेरिटोरियल वाटर्स खत्म होते हैं उससे आगे से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मसला यही होता है आमतौर पे यूएसए के दरमियान और चाइनीज के दरमियान, कभी यूएसए का कोई नेवल फ्लीट जो है वो चाइना के क्लेम्ड वाटर्स में से गुजर जाता है, या चाइना के किसी आर्टिफिशियल आइलैंड के पास से गुजर जाता है, या चाइना का के अंडर उन्होंने जो क्लेम करते हैं जो आइलैंड उसके पास से गुजर जाता है, या फिर कभी जो है वो चाइनीज इस तरह का कोई एक्शन कर लेते हैं। जैसे आपने पर्शियन गल्फ में देखा कि हमें टाइम एंड अगेन नजर आता है कि यूएसए के जो शिप्स हैं और ईरानियन जो नेवी बोट्स हैं उनके दरमियान आमतौर पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे होते हैं तो कभी दूसरे जो है वो दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। हमने देखा कि यमन की पोर्ट के पास कुछ महीने पहले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो है वो 2-3 नेवल शिप्स को हिट कर दिया गया था, उनको तबाह कर दिया गया था, जो कि हुसीज ने क्लेम किया, बट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कहा कि ईरानियंस ने किया है। तो इसी तरह के जो वाकयात हैं वो साउथ चाइना सी में भी हो रहे हैं, लेकिन साउथ चाइना सी में अभी तक इस तरह का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ। लेकिन जब ये इस तरह के नेवल वेसल्स एक आर्टिफिशियल आइलैंड मिसाल के तौर पे चाइना ने बनाया, उसके पास से जब वो गुजरते हैं तो यूएसए का नेवल शिप गुजरता है तो यूएसए ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा होता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है या फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट है। चाइनीज ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, अगर इसके पास से आप गुजरते हैं तो आप जो है वो हमारी टेरिटरी को ब्रीच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कंट्रीज के दरमियान टसल इस तरह की चीजों में चलती रहती है। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर कोस्टल स्टेट का मुकम्मल अख्तियार होता है। 200 नॉटिकल माइल का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें कोस्टल स्टेट को मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, किसी दूसरी स्टेट को नहीं होते। लेकिन इसमें ईईजी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट होती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो यूएन कन्वेंशन ऑफ 1982 जो है वो देता है कि पहले जो पार्टीज को आपस में खुद टॉक्स करनी चाहिए, अगर वो फेल हो जाएं तो फिर जो है वो सबमिशन करें उस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को, जो कि लॉ ऑफ सीज के ऊपर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उसके ऊपर ये पार्टीज डिस्प्यूट सबमिट कराएं। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडजुडिकेशन कर सकती है। आप जो है वो बाइंडिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर जो है वो सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जो है वो स्पेशल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जो कि मखसूस तर्ज के डिस्प्यूट के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज रखेंगे, और ये जो प्रोसीजर्स होंगे वो बाइंडिंग होंगे, और ये सारा जो मैकेनिज्म है आर्बिट्रेशन का वो थर्ड पार्टी सेटलमेंट के थ्रू होगा, और इस केस में जो सेटलमेंट होगी वो क्या होगी, वो बाइंडिंग होगी। इंटरेस्टिंगली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में साउथ चाइना सी के ऊपर जो चाइनीज क्लेम है उसके ऊपर जो इनकी एक रूलिंग आई, और उस रूलिंग में उन्होंने कहा कि ये जो 9 डैश लाइन्स का चाइनीज क्लेम है साउथ चाइना सी के ऊपर, इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, और इंटरनेशनल लॉ में और यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 अनक्लॉज 1982 के अंडर चाइनीज क्लेम जो है वो कंप्लीटली रिडिकुलस हैं और उनकी हकीकत में कोई जगह नहीं है। अब ये रूलिंग जो है एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से जो आई, उसने चाइना के तमाम हिस्टोरिकल क्लेम्स का बट्टा बिठा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली फिलिपाइन में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, रॉड्रिगो डुटर्टे की गवर्नमेंट आई, तो फिलिपाइन जो है साउथ चाइना सी के ऊपर जो ट्रेडिशनल क्लेम था उसके साथ और चाइना के साथ जो कंपटीशन था उसको रॉड्रिगो डुटर्टे ने काफी हद तक चेंज कर दिया। रॉड्रिगो डुटर्टे ने कहा कि उससे पहले फिलिपाइन जो है वो यूएसए के साथ अलाय था और चाइना के खिलाफ था, लेकिन डुटर्टे ने कहा कि हम जो है वो चाइनीज के साथ अब जो है वो कंपटीशन में नहीं जाएंगे, उनको हम अलाय बनाएंगे, उनके साथ अलायंस में और उनके साथ फ्रेंडशिप का जो है हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब डुटर्टे की ये जो प्रोनाउंसमेंट थी उसके बाद इन कंट्रीज के दरमियान जो है वो रिलेशन नॉर्मलाइज हो गए, और फिर जो है लाओस की तरफ से भी ऐसी ही इंडिकेशंस आई। तो लाओस भी ऐसा कंट्री है जिसके साउथ चाइना सी में क्लेम्स हैं। लाओस हो गया, फिलिपाइन हो गया, इनके बैक ट्रैक करने की वजह से आसियान ने इस इशू को ग्लोबल लेवल के ऊपर चाइना के खिलाफ परस्यू नहीं किया, और साथ ही साथ वक्त के साथ आसियान को ये समझ भी आती जा रही है कि चाइना के साथ इस इशू को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लीड करने का या शायद कम्पीट करने का फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है,
इसकी बजाय शायद इसको अगर नेगोशिएशंस के थ्रू रिजॉल्व किया जाए तो उनका ज़्यादा फायदा हो सकता है। फिर हम देखते हैं सेनकाकू और दाइवू आइलैंड्स। ये ऐसे आइलैंड्स हैं कि जिनके ऊपर जो है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ओकिनावा बेस है, ये जापान के पास है। और जापान और सेनकाकू दाइवू जो आइलैंड्स हैं, इनके चाइना और जापान के दरमियान इनके ऊपर क्लेम है। चाइना में इनको सेनकाकू कहा जाता है, जापान में इन आइलैंड्स को दाइवू आइलैंड्स कहा जाता है। तो अब ये ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर जो ईस्ट चाइना सी में हैं, लेकिन इनके ऊपर चाइना के और जापान के कंपीटिंग क्लेम्स हैं, और ये दोनों कंट्रीज के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन हैं। अब जब तक ये इशू भी सेटल नहीं होता है तो पैसिफिक एशिया में या पैसिफिक ओशन में दो मेजर पावर्स के दरमियान एक और मसला जो है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं इन्हीं सेनकाकू आइलैंड्स की। ये जो डोक्टो या तैक्शिमा आइलैंड्स हैं, ये बुनियादी तौर पे जापान और साउथ कोरिया या सियोल जिसको कहते हैं, इनका कैपिटल सिटी है, उनके दरमियान जो है वो तैक्शिमा आइलैंड्स को लेके जो है वो क्लेम्स चल रहे हैं। अगेन साउथ कोरिया इसको डोक्डू कहते हैं, जापानीज इसको तैक्शिमा कहते हैं। अब ये डोक्डू है, तैक्शिमा है या व्हाटएवर जो भी है ये, और इसके ऊपर इन दोनों कंट्रीज के क्लेम हैं, जिसकी वजह से और कोल्ड वार से पहले जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब जापान ने साउथ कोरिया के पार्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, उस वक्त से इन कंट्रीज के दरमियान राइवलरी चल रही है। अभी साउथ कोरिया और जापान दोनों यूएस एलाइज हैं, लेकिन दोनों के आपस के रिलेशन जो इतने अच्छे नहीं हैं। और उसमें एक और जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू, ऐसे इन दोनों के दरमियान इन आइलैंड्स का इशू भी है। अगर हम बात करें रियल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वो है कि चाइनीज़ एक पावरफुल स्टेट के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, यूएसए और एशियन कंट्रीज़ इस रीजन में जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं उनको जो है हासिल करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और साउथ चाइना सी में ये जो कंपीटिंग क्लेम्स चल रहे हैं, ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की वजह से भी है। अगर आप चाइना का इस रीजन में इस सारी बातों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए टू पुट दीज थिंग्स इन अ पर्सपेक्टिव, चाइना का अगर आप मिलिट्री बजट या मिलिट्री स्पेंडिंग देखें तो 2000 से लेकर 2000 में आपको नजर आ रही है बिलियंस ऑफ डॉलर में, ये 25 बिलियन डॉलर के अराउंड है। 2005 में आपको नजर आ रही है 30 बिलियन डॉलर है। 2010 में आप देख लें कि ये तकरीबन ट्रिपल कर जाती है, 90 बिलियन डॉलर के अराउंड करीब पहुंच जाती है। 2011 में 90 बिलियन डॉलर है। 2013 में जो है वो ये तकरीबन जो है वो 119 बिलियन डॉलर है। 2014 में जो है वो 131 बिलियन डॉलर। 2018 में जो चाइना की जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी वो तकरीबन थी को 185 बिलियन डॉलर्स। तो अभी जो है वो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग कोई है वो 200 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है, 200 बिलियन डॉलर्स। तो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग ये जो इंक्रीज हो रही है, इससे ये पता चल रहा है कि ये एक इकोनॉमिक पावर भी बन रहा है और मिलिट्री पावर भी बन रहा है। और साथ ही साथ इतनी स्पेंडिंग के बाद, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने के बाद, अपनी नेवी को एक्सपेंड करने के बाद, मिलिट्री को एक्सपेंड करने के बाद, चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर एक ज़्यादा असर्टिवली और मोर एम्बिशियसली अपने क्लेम्स ले कर रहा है। और चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आउटफ्लैंक और आउटफ्लाई करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप इकोनॉमी की टर्म्स में देखें तो चाइना फोरकास्ट ये है कि चाइना जो है वो यूएसए को एज अ ग्लोबल इकोनॉमी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो बात चल रही है उसके तौर पे रिप्लेस कर देगा 2050 तक। बल्कि आईएमएफ के एस्टिमेट्स तो हैं वो ये हैं कि 2030 तक, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 2038 तक बाय दिस फिगर फोरकास्ट ये है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। फिर अगर आप देखें तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ आपको ग्लोबल एक्सपेंडिचर दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के नजर आ रहे हैं। तो यूएसए का ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ज़्यादा डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो एशिया एंड ओशियनिया है जिसमें चाइना का शेयर है ये भी कॉन्स्टेंटली बढ़ा है। 2003 से लेकर 2012 तक अगर आप देखें तो इसका शेयर, एशिया और ओशियनिया का जो शेयर है वो ज़्यादा बड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है वो किसकी तरफ से आया है, वो चाइना की तरफ से आया है। तो बुनियादी तौर पे चाइना जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग में अब यूएसए को कम्पीट कर रहा है।
जो कि मैंने आपको बताया अभी $200 बिलियन के अराउंड जो है वो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग है, जो ऑलमोस्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री स्पेंडिंग का 1/5 है या 1/4 के अराउंड है, 20% या 22%। चूंकि परफेक्ट फिगर्स इसमें हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि यूएसए की जो स्पेंडिंग है अभी वो $750 बिलियन के अराउंड है। अब हम देखते हैं नेटो के मिलिट्री स्पेंडिंग को। अगर आप देखें तो नेटोज मिलिट्री स्पेंडिंग स्टिल ड्वार्फ्स चाइनाज। अब जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री स्पेंडिंग आपको नजर आ रही है डेफिनेटली बहुत ज्यादा है चाइना के कंपैरिजन में, यहाँ पे चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग है, ये आप देख सकते हैं कि चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग वक्त के साथ इंक्रीज हुई है। फ्रांस की मिलिट्री स्पेंडिंग आपको नजर आ रही है कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही रही है, स्टडी रही है। और दूसरी तरफ जो है वो यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री स्पेंडिंग भी ऑलमोस्ट पैरेलल रही है। तो चाइना के मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन नेटो जिसमें यूएसए भी शामिल है उसको अगर आप कंसिडर करें तो वो फिर चाइना को बहुत बड़े मार्जिन के साथ आउटस्पेंड कर देते हैं। पैसिफिक एशिया में अलायंसेस कौन से हैं? चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया है और यूएसए के साथ ये बाकी सारे कंट्रीज हैं पैसिफिक एशिया के। लेकिन मैं आपको जैसे बता चुका हूं, रॉड्रिगो डुटर्टे की गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद फिलिपाइन काफी हद तक, मुकम्मल तो नहीं, लेकिन फिलिपाइन अब चाइना की तरफ जो है वो फेवरेबल पॉलिसी अपनाए हुए है। साथ ही जो है वो लाओस वगैरह और कंबोडिया वगैरह भी चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ चाइना सी का आइडियलिस्टिक सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसको यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के मुताबिक हल करें, आसियान अपने रीजनल प्लेटफॉर्म या रीजनल फोरम के थ्रू इसको हल करने की कोशिश करें, आपस में म्यूचुअली इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें ये कंट्रीज। आसियान के कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया जाए, चाइना को भी आसियान में शामिल किया जाए, ट्रेड कोऑपरेशन को इस रीजन में प्रमोट किया जाए। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई थी, इसके अंडर एपेक के अम्ब्रेला के अंडर ये कंट्रीज साउथ चाइना सी के इशू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और जो इस रीजन में हमें नजर आता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अल्दो अभी यूएसए के विड्रॉल की वजह से रिडंडेंट हो गया है, लेकिन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के प्लेटफॉर्म से भी ये कंट्रीज अपने मिसाइल को हल कर सकते हैं और साउथ चाइना सी के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के पैरेलल में, उसके कंपटीशन में, चाइना ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो ट्रेड का अलायंस था वो बनाया। इसके कई जो है वो राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसने अपनी फाइनल शेप हासिल नहीं की। इंटरेस्टिंगली इसमें आरसीईपी में, जो कि चाइना का वर्जन है कंपटीशन का टीपीपी को, जो कि यूएस स्पॉन्सर्ड था और ये चाइना स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इसमें जापान, फिलिपाइंस, आसियान के तमाम कंट्रीज शामिल, इसमें ऑलमोस्ट इंडिया जैसे कंट्रीज भी आरसीईपी में शामिल हैं। फिर हम देखते हैं कि जो चाइनीज राइज है, चाइनीज राइज जो है वो इस इशू को आप चाइनीज राइज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। चाइना की हिस्ट्री, मिडिल किंगडम, 2000 साल पहले की हिस्ट्री, रादर 3000 साल पहले की हिस्ट्री, फिर दरम्यान में मिडिल किंगडम का जो है वो टाइम आता है, चाइना के डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं, उस दौरान कस्टमरी तौर पे ये एक्सरसाइज करते रहे हैं कंट्रोल इस रीजन के ऊपर। चाइना इज अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ ईस्ट एशिया। चाइना ईस्ट एशिया का अब रूलर बनता जा रहा है, एक बड़ी इकोनॉमी है और उसकी वजह से ईस्ट चाइना सी को वो अपने बैकयार्ड के तौर पे देखता है। चाइना का रिटर्न टू द राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, और इट इज कॉल्ड द साउथ चाइना सी फॉर अ रीजन। और इसको साउथ चाइना सी जो है वो एक रीजन की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो साउथ चाइना सी है इसमें जो है वो चाइना का लफ्ज आता है। तो इसमें बाकी फिलिपाइन और ये छोटे मोटे कंट्रीज जो हैं, इनके क्लेम्स को अगर चाइना एक्सेप्ट कर ले तो आई थिंक ये इन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और इस रीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है। असाइनमेंट क्वेश्चंस: highlight the geostrategic importance of South China Sea. What are different claims of the countries of the region over South China Sea? Or explain in detail the competing claims over South China Sea and East China Sea and evaluate how is it impacting regional security balance. Suggest measures to resolve these issues peacefully. आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।